Hi friends, you are watching Gulbarga Live. Well, I am मोहम्मद शरीफ खान इसके सर। आज हम ख़ास प्रोग्राम रखे हुए हैं। आज ख़ास मुलाकात अब्दुल रहीम पटेल साहब के साथ, जो कि गुलबर्गा सिटी से लेकर एक स्टेट तक, कर्नाटका स्टेट, बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आज के इस प्रोग्राम में। जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब, जो कि स्टेट लेवल लीडर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप काफ़ी ज़मानों से देख रहे हैं कि आपके अच्छे एक्टिविटीज़ हैं हमारे शहर से लेकर स्टेट तक, और आपने कई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और काफ़ी बढ़ चढ़ कर कौम की खिदमत के लिए आपके खिदमत अंजाम देते रहे हैं। और चाहे वो काफ़ी लैंड ग्रैबिंग इशू हो, या कोई पब्लिक के इशू हो, मरहले में हो, या किसी के मसले हो, कौम के दर्द के लिए आप हमेशा आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं। और आप जैसे शख्सियत पॉलिटिक्स में एक अच्छा मुकाम बनाई हुई है, और एक अच्छा अपना पोजीशन रखते हुए गुलबर्गा सिटी में एक काफ़ी अच्छे अंजाम से काम कर रहे हैं। और अब्दुल रहीम साहब, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, और आपके अच्छे वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा सोसाइटी में अच्छा रहा है। चलिए बात करते हैं अब्दुल रहीम साहब के साथ। और आज की टॉपिक है जो नेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं हमारे इंडिया में, जो कि गंगा जमुना तहजीब जो हमारे इंडिया में बरकरार थी काफ़ी ज़माने से। हम हिंदू मुस्लिम भाई सिख सब मिलकर आपस में मिलकर भाईचारे से रह रहे थे। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तहजीब को कुछ लोग पॉलिटिकली उसको तोड़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आजकल मस्जिदों को और दरगाहों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे एक आए दिन एक नया मुद्दा जो चल रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, आज हम बात करेंगे कि उस इशू के लिए, और दरगाह अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज के जो उनको लेकर, कुतुब मीनार को लेकर। तो अब्दुल रहीम पटेल साहब, आपका स्वागत करता हूं गुलबर्गा लाइव पर, जो कि ख़ास प्रोग्राम आज का जो ये है। तो आज जो हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू मुद्दा है, असल दरअसल है क्या, और जो दो फ़िरक़ों में जो कि आपस में तनाव रहा है और झगड़ा लेकर कि वो जो है फवारा है, मुस्लिम्स कम्युनिटी कह रही है और हिंदू भाई कम्युनिटी कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे हमारे व्यूवर्स को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इसके सर का और तमाम गुलबर्गा लाइव टीम की चैनल टीम का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और जो इश्यूज़ हैं नेशनल इश्यूज़ उसके ऊपर बातचीत के लिए, मेरे व्यूज़ के लिए आप लोगों ने मुझे चुना, बहुत बहुत शुक्रिया। एट प्रेजेंट जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है, या कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, अब वो अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके ऊपर आ रहा है। रिसेंटली अब हम बेलगाम की एक मस्जिद देखते हैं, रिसेंटली वहाँ के एमएलए अब बेलगाम मस्जिद के बारे में बोले हैं। जी खुद हमारे गुलबर्गा की जो फोर्ट है, किला है, जो गुलबर्गा की जो मस्जिद है, जो एशिया में सेकंड बिगेस्ट मॉस्क है गुलबर्गा में, उसके ऊपर वो फोर्ट में जो मंदिर है उसके ऊपर इशू निकाल रहे हैं। ये एक हिडन एजेंडा के तौर पर संघ परिवार ये काम कर रही है, हम सबको मालूम है। इसमें अब कोई छुपी बात नहीं है, अब ये ओपन एजेंडा है। पहले क्या होता था, जब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थी तो हिडन एजेंडा के तौर पर ये काम करते थे जी, क्योंकि स्टेट में कभी कांग्रेस रहती थी, जेडीएस रहती थी, सेंटर में कोई दूसरी गवर्नमेंट रहती थी। तो जब वो इतने ताकतवर नहीं हुए थे, जी, दूसरे जो शोबे हैं इंडिया के, जो डेमोक्रेसी में जो शोबे हैं, पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, दूसरा जुडिशरी कहते हैं, तीसरा एग्जीक्यूटिव कहते हैं, चौथा मीडिया कहते हैं। अभी उनके पाँव वहाँ पर जमे नहीं थे, तो हिडन एजेंडा के तौर पर एक एक एजेंडा को लेकर कर ये सियासत करते थे। क्योंकि हम 2014 के बाद हम देखते हैं कि ये पूरी तौर पर ये चारों जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, इसमें घुस चुके हैं, अपने कदम जमा चुके हैं। आप पार्लियामेंट में लीजिए, उन राज्यसभा में और लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, और मीडिया तो उनका ही है, ऑलमोस्ट मीडिया उनका ही है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं वो भी, क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी रहती है एग्जीक्यूटिव भी उनका ही रहता है।
सिर्फ एक चीज़ बचा था, वो जुडिशरी थोड़ा इनसे अफेक्टेड नहीं था। लेकिन हम जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जो जजमेंट्स जो देख रहे हैं, फैसले जो देख रहे हैं, इसमें भी अब थोड़ा हमारे को संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर भी उनका थोड़ा दबाव हो रहा है। तो ये जो हिडन एजेंडास थे, मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, हिजाब को लेकर, इस्लाम के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर लेकर, अब ये हिडन नहीं है, अब ये सीधा खुला ओपन एजेंडाज है। अब वो ना किसी से डर रहे हैं, खुले तौर पर क्या नाम अब पब्लिक में ये इश्यूज़ को लाकर अब फुल टाइम क्या नाम इसको फुल एजेंडाज के तहत सियासत कर रहे हैं। पहले क्या था, हम बोलते थे कि टॉपिक स्पीचेस में कि इनके हिडन एजेंडे ऐसे हैं, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, इनकी ऐसी सियासत है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये सीधा फुल ऑन लेकर क्या नाम फुल ऑन द बोर्ड एजेंडाज लेकर काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का भी मसला लीजिए, कौन सा भी मसला लीजिए, अब तो नेशनल लेवल पे ज्ञानवापी मस्जिद है, ताजमहल है, आपका कुतुब मीनार है। इनके पास रिसेंटली ईश्वरप्पा जो सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर हैं कर्नाटक के, इन्होंने तो कहा था कि 30,000 के ऊपर, मतलब तकरीबन 36,000 ऐसे मस्जिद हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जो मंदिर मस्जिद के इश्यूज़ हैं, इनकी लिस्ट में पूरे इंडिया में वो सब निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर शहर में अभी ऐसे इश्यूज़ निकलेंगे और हर महल्ले तक अब ये पहुंचेंगे। अब हर महल्ले की जो मस्जिद है और हर जगह क्या नाम ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का इश्यूज़ ये निकालेंगे। आगे आने वाले दिन बहुत ही सख्त होने वाले हैं। तो हम तमाम जो डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा रखते हैं, आने वाले दिनों में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम सबको एकजुट होकर क्या नाम ये जो संघी जो आइडियोलॉजी है, फैसिस्ट जो आइडियोलॉजी है, वो इसी तरह काम करती है। पहले धीरे धीरे कर हिडन एजेंडा बनाती है, उसके बाद फुल ऑन कर क्या नाम अपना काम करती है। तो ये जितने भी मंदिर मस्जिद इश्यूज़ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अब क्या नाम ऑन बोर्ड एजेंडाज हैं, अभी आने वाले दिनों में और सख्त हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जो अभी देख रहे थे आपके भी, जैसा आप उनकी फैसिज्म के बारे में जो उनकी आइडियोलॉजी बताएं जो संघी परिवार की तरफ से, तो अभी देख रहे हैं कि भाई काफ़ी जो 2014 से लोकसभा में अपोजिशन कोई भी नहीं है, हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में है, लेकिन इनकी खामोशी रहने की वजह क्या है? तमाम जो जितने भी, हालांकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी रही है और मोर देन 70+ ईयर्स उन्होंने हुकूमत की है इंडिया में, तो लेकिन इनकी खामोशी की रीज़न क्या है? ऐसा क्या वजह है? देखिए, अगर आप बीजेपी की जो 300+ का जो मेंबर्स की जो लिस्ट है लोकसभा में जी, और राज्यसभा में इनके जो मेंबर्स हैं, आप ये जो लीडर्स हैं इनकी आप हिस्ट्री देखेंगे, आधे से ज़्यादा लोग कांग्रेस की हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं, दीगर जो सेक्युलर पार्टीज़ को जिसको हम लोगों ने अब तक ये लीडर सेक्युलर है बोलकर हम लोगों ने जिनको वोट देकर लीडर बनाया है, आज वो सब लोग बीजेपी में हैं। तो वहाँ पर एक ये बात। दूसरी बात, जब ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोगों ने बहुत सारे स्कैम्स किए, चाहे स्टेट लेवल स्कैम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कैम्स हो। अब बीजेपी क्या है, अब इनके पास जो भी एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, एनआईए है, सीबीआई है, ये सब एजेंसीज को लेकर क्या नाम ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को डराती है, डरा कर क्या नाम खामोश रहने के कहती है। यही वजह है कि बीएसपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में ये जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ यूपी में एक साइलेंट मोड में थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बीएसपी को खुले तौर पर हम देखे हैं कि वो एक पार्टी नहीं थी इलेक्शन में। ऐसा था वहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस बहुत कम उनका चर्चा में था। बीएसपी जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी वैसी पॉलिटिकल पार्टी एकदम खामोश थी। वजह यही है कि जब ये लोग गवर्नमेंट में थे, इनके जो एमएलएज हैं, इनके जो एमपीज हैं, इनके जो मिनिस्टर्स थे, उस टाइम पे बहुत सारे करप्शन के केसेस थे। वो सब की जो बोलते हैं जो चिट्टा है वो सब चीज़ का है उनके पास है, तो वो चीज़ को रख कर कलम डराते हैं। एक
दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्टैंड ले लिया है। कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है, सभी अब सेक्युलर पार्टीज ने एक स्टैंड लिया है कि अगर हम मुस्लिम इश्यूज के ऊपर अगर बात करें, अगर हम दलित इश्यूज के ऊपर बात करें, अगर हम बीजेपी और आरएसएस को हम कॉन्फ्रंट करें तो उनका जो हिंदू का जो वोट बैंक है उसमें कमी होती है बोलकर क्या लोग एक क्लियर स्टैंड लिए सो है। खासकर हम एंथोनी की जब रिपोर्ट है, जो सीनियर मोस्ट लीडर है एंथोनी साहब, उन्होंने जब कांग्रेस जब हारे थे बुरी तरह से, उनकी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने यही कहा था कि अपनी रिपोर्ट में अपने हाईकमांड को दिया था कि हिंदूज क्या मालूम हमारे को प्रो मुस्लिम समझते हैं, इसलिए हिंदू वोट्स हमें नहीं दिए, तो इसलिए आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम इश्यूज के ऊपर और बीजेपी और खासकर आरएसएस को हम काउंटर नहीं करना बोलकर उनकी रिपोर्ट है। वो उसकी वजह से आप देखिए बीजेपी और संघ परिवार के जितने भी मुसलमानों के ऊपर, दलित के ऊपर जितने भी इश्यूज है या पब्लिक के इश्यूज हैं, इसलिए खामोश रहती है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है आपको आज के प्रोग्राम में कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा कानून सब रिलीजन को, सब कम्युनिटी को एक जैसा देखना है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को हक है कि सब जो है ऑल आर इक्वल राइट्स देता है हमें। तो ये जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, इसके क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ पर सिरों को गिना जाता है जी। तो सीधी सीधी बात है, बीजेपी को क्या मालूम वोट बैंक बढ़ाना है। जब तक वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करेंगे, जो 80% हिंदूज हैं वो उनके तरफ नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्शंस में उनको जीतना है। तो इसलिए बार बार मुसलमानों को एक टारगेट कर कर उन्होंने बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकली प्लानिंग के साथ क्या ये लोग काम कर रहे हैं। अगर हिंदू में ही अगर कोई कम्युनिटी को अगर वो लोग देखिए, अगर कोई गलती से अगर कोई काम हुआ स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट होने या सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट से, कोई भी हिंदू कम्युनिटी, छोटी से छोटी कम्युनिटी अगर उनके ऊपर कोई गलती से नाहक अगर उनकी तरफ से कोई पॉलिसीज आया या कोई काम हुआ, तो गलती से अगर हुआ तो इमीडिएटली उनसे माफ़ी मांगते हैं, इमीडिएटली उसका करेक्शन करते हैं। कितने हम एग्जाम्पल देखे इसमें। वही अगर बीजेपी को खुल के दुश्मनी लेते हैं, खुलकर हमारा विरोध करते हैं, वो इसलिए क्योंकि 80% जो हिंदूज हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो 80% एक साइड होंगे, हमारे को इलेक्शंस में जीतने आसानी होगी, और उनका जो हिडन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसको कामयाब करने में हमारे को मदद मिलती है। सिर्फ वही एक 1 पॉइंट एजेंडा कर मुसलमानों को के खिलाफ उनकी पूरी सियासत है। सो आप आज के प्रोग्राम के लिए हमारे तमाम व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि हर कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसके लिए क्या आपका पर्टिकुलर मैसेज रहेगा? सभी लोगों को मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट, हम जब देखते हैं कि इस फ्रीडम मूवमेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, किसान, मजदूर, सभी तबके मिलकर क्या लो अंग्रेज़ों के साथ हम लोगों ने लड़ा और आज़ादी हासिल की। इससे पहले भी अगर हम जब देखते हैं, हज़ारों सालों से मुसलमान यहाँ पर हैं, हज़ारों सालों से क्रिश्चियंस यहाँ पर हैं। तो वो जो गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं, जो इंडियननेस जिसे हम कहते हैं, उसको हमें बरकरार रखना है। किसी एक पार्टी की सियासी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, उनके इख्तिदार का जो जुनून है उसको पूरा करने के लिए हम बली नहीं बनना है, हम बेवकूफ़ नहीं बनना है। अफसोस की बात यह है कि पढ़ा लिखा तबका जानबूझकर क्या लोग अंधभक्त बन रहा है बीजेपी की आइडियोलॉजी को, और बीजेपी जो बोलती है, उनका जो व्हाट्सएप जो आईटी सेल जो कहता है व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, उसको सही मानती है पढ़ा लिखा ग्रुप। हाँ भाई, कोई अनपढ़ है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो लोग अगर समझ रहे हैं तो कोई थोड़ा तकलीफ नहीं होती थी। तकलीफ इस बात की है कि पढ़ा लिखा तबका जो आईआईटी में पढ़े सो हैं, आईआईएम में पढ़े सो हैं, बाहर जो यूएस में, यूके में, वहाँ जो एजुकेशन हासिल करने वाले ज़्यादातर तबका बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी और उनका जो प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ या इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, वो लोग मान रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है पढ़े लिखे तबकात से ये खासकर कि आप आंखें खोलिए।
हमारा जो जीडीपी कहाँ जा रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट है ये कहाँ जा रहा है वो देखना है। क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल के बाद हमें हमारा जो जीडीपी है और नीचे जाएगा, हमारा जो डेवलपमेंट रेशियो है वो बांग्लादेश और दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे भी नीचे जा रहा है। और जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो महंगाई है वो बढ़ रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, परसों स्टैटिस्टिक्स आए हैं 25 साल पहले जिस तरह से इन्फ्लेशन का जो मार था उससे ज़्यादा आज हमारे पास इन्फ्लेशन है। तो ये सब चीज़ों को देखकर हमें देखना है, आँख खोलना है। पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझिए बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, इनका मकसद क्या है। इनके मकसद को हमें इनको हराना है, इनके आइडियोलॉजी को, इनके मकसद को हराना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, इनको उनको जिताइए। आप ज़रा अपना दिल और दिमाग खोल करके हम फैसला कीजिए कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है। क्या 30 करोड़ मुसलमानों को हम एक कॉर्नर कर इनसे दुश्मनी, इनको अपना दुश्मन बनाकर क्या इंडिया तरक्की कर सकता है? हाँ, एक इतने बड़े पॉपुलेशन को हम बार बार हर डेली एक एजेंडाज को लेकर, इनके कल्चर को लेकर, इनके इस्लाम के जो बेसिक टेनेंट्स हैं उनके ऊपर जब हमला कर रहे हैं, तो क्या एक 30 करोड़ पॉपुलेशन हमारी भारतवासी, हमारे जो इंडियंस हैं, क्या हम पीसफुल रह सकते हैं? क्या हम एक डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं? ये हम सबको सोचना है। साथ ही साथ हम सबको क्या एक इंक्लूसिव कल्चर, अनेकता में एकता जो विचारधारा है हमारी, उसके ऊपर हम सबको काम करना है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखिए। छोटे मोटे आपके जो पॉलिटिकल फ़ायदे हैं इसके लिए देश को नुकसान मत कीजिए। हम सबको आगे बढ़ना है, इंडिया को विश्व गुरु बनना है, लेकिन मुसलमानों को अलग कर दलितों को अलग करके नहीं, हम सबको इंक्लूसिव होकर कलम आगे बढ़ना है। शुक्रिया। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और व्यूवर्स, अगर आपके कोई ख्वाहिश है कि आप हमारे चैनल पर ऐड देना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए स्क्रीन के नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, या कि स्पेशल इंटरव्यू के लिए या कोई इवेंट के लिए। तो जस्ट डायल द नंबर 8217090229 पर, और यू कैन गेट द नंबर फ्रॉम द Facebook. You will get the number. If you have any questions to ask, please ask freely to us to clarify your doubts. So thanks for watching Gulbarga Live. We will have another session with another guest. Thank you, one and all. Jai Hind.